मॉर्निंग बच्चों। हम जल संसाधन में परंपरागत जल संरक्षण के रूप पढ़ रहे थे और बात कर रहे थे राजस्थान के जल संरक्षण स्वरूपों की, जिसमें हमने बात की थी बावड़ी, तालाब, झीलों की बात हम कर चुके थे। इससे आगे और भी पॉइंट है, वापस से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। परंपरागत जल संरक्षण के रूप यानी कि कई वर्षों पूर्व से, प्राचीन काल भी आप इसे कह सकते हो, तो कई वर्षों पूर्व से जो जल संरक्षण की तकनीकें हमारे समाज के अंदर अपनाई जा रही हैं, उनके कुछ स्वरूप यहाँ पर हमें बताए गए। ये एक संरचनाएं होती है, यानी कि जल संरचनाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। भिन्न भिन्न नाम इनके बताए गए हैं, लेकिन आकार प्रकार में थोड़ा एक दूसरे से भिन्नता रखती है और किस प्रकार से वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक प्रमुख जल संरचना की या जल संरक्षण तकनीक की, जिसका नाम है बावड़ी, जो हमने पढ़ा था कि या तो वर्तुलाकार होती है या गोलाकार होती है या चतुष्कोणीय होती है। और इसकी खास बात होती है, इसकी पहचान का एक तरीका है कि इसमें हमेशा सीढ़ियां बनी होती है। सीढ़ियों के माध्यम से जल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। झरोके बने होते हैं। तो ये एक कलात्मकता जो है, हमारी प्राचीन कलात्मकता इसके अंतर्गत दिखाई देती है। तालाब की बात करें, तालाब बहुत सामान्य सी जल संरचना है जो हमें हर कहीं देखने को मिल जाती है। पुराने समय में तालाबों को बनवाया भी जाता था, जिसमें कुछ ऐसे तालाब भी हैं जो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे हम बात करें पाली का हिमावास तालाब, तो वहीं गजरूप सागर और गड़ीसर जैसलमेर के अंदर जो तालाब हैं काफी प्रसिद्ध हैं। पुराने शासकों द्वारा इनका निर्माण किया गया। इसी प्रकार झीलों में भी बात करें, झीलें तालाब से काफी बड़ी पाई जाती है, यानी कि एक बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं। झीलों का निर्माण भी हमारे राजस्थान में कई शासकों द्वारा किया गया है, जहां यहाँ तक कि शासकों के अलावा, यानी कि राजा महाराजाओं के अलावा, साहूकारों और कई ऐसे बंजारे समुदाय भी हुए हैं जो जल के प्रति अपनी श्रद्धा रखते थे। जल संरक्षण को उन्होंने समझा और झीलों का निर्माण किया। तो झीलों की बात करें तो झीलों में हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर में अना सागर, वहीं उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला झील प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त नवलखा झील है बूंदी के अंदर, ये सभी काफी प्रसिद्ध झीलों में गिनी जाती है। वहीं अलवर के अंदर भी सिलिसेट झील जो है राजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई थी, ये भी प्रसिद्ध झील। इसी प्रकार फिर आगे हम बात करते हैं नाड़ी की। नाड़ी क्या होता है? नाड़ी तालाब का ही छोटा रूप होता है, जो कि कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में जहां मैदानी भाग पाया जाता है, मैदानी रेतीला भाग जहां पर वर्षा का जल एकत्र होता है, उस वर्षा जल को एकत्र करने के लिए, रोकने के लिए 4 से 5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोद दिया जाता है और जिसमें वो पानी एकत्र हो जाता है। इस छोटे से स्वरूप को नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार में नहीं पाई जाती और यह अल्पकालीन भी होती है, क्योंकि ये कच्ची होती है। मिट्टी का बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर एकत्रण हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द भर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाका। टाका नाड़ी से बड़े आकार में होता है और इसका जो निर्माण किया जाता है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर टाके का जो निर्माण होता है, वह कुछ घरों के, यानी कि समूह में, घरों के समूह में, वहां की छतों से, वहां के आगोर भाग, यानी कि जो आसपास का जो खुला भाग है, वहां पर जो वर्षा जल गिरता है, उस जल को एक केंद्रवर्ती संरचना यानी कि टाके में एकत्र कर लिया जाता है। इस टाके की खास बात यह है कि नाड़ी की तरह बिल्कुल कच्चा नहीं होता। इसका निर्माण पत्थर, मिट्टी और राख के लेप द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि पानी के रिसाव को रोकने का जो इंतजाम होता है वो इस टाके में किया जाता है। तो इसका मतलब हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आजकल छत वर्षा जल संरक्षण किया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो आजकल शहरों में लगाया जा रहा है, लगभग उसी का ही प्राचीन स्वरूप जो है टाके के रूप में पश्चिमी राजस्थान, खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर में आसानी से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोहड़ की। जोहड़ भी लगभग तालाब जैसी संरचना ही होती है, लेकिन जोहड़ जो होते हैं, ये टाके से बड़े और खुले आकार के होते हैं। गोल होते हैं, टाके से बड़ा आकार रखते हैं और प्राय खुले पाए जाते हैं। ये जोहड़ होते हैं। ये पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए पेयजल का स्रोत बन जाते हैं।
इसी प्रकार बेरी या कुई होती है जो छोटे आकार में पाई जाती है, यानी कि ये बेरी और कुई जिसे कहा जाता है स्थानीय भाषा के नाम है, ये जहाँ पर तालाब बने होते हैं या जहाँ पर ये खड़ीन जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में जल को रोकने के लिए इस तरह की कुई का निर्माण किया जाता है, जो ज्यादा नहीं 2-3 फीट गहरी पाई जाती है और छोटे आकार में जल को रोकने की क्रिया ये करती हैं, और इसके माध्यम से जो वर्षा जल है वो अतिरिक्त रूप में एकत्र करने की क्रिया यहाँ पर हो जाती है। इसी प्रकार फिर आता है खड़ीन। खड़ीन पश्चिमी रेतीले ऐसे भागों में निर्मित किए जाते हैं जहां पर कुछ ऊंचाई पाई जाती है, यानी कि ऊंचे टीले पाए जाते हैं या छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। उन छोटी पहाड़ियों या टीलों के जो तलहटी होती है वहां पर खड़ीन जैसी संरचनाएं बना दी जाती है, और खड़ीन संरचना बनाने के लिए दीवारों का, पत्थर की दीवारों का निर्माण किया जाता है, और उस पहाड़ी क्षेत्र से या ढलवा क्षेत्र से आता हुआ पानी वहां रोक दिया जाता है, और रोक करके जल को एकत्र करने की क्रिया ये खड़ीन के माध्यम से की जाती है। इसकी एक विशेषता भी है, और यह विशेषता है कि जैसलमेर के पालीवाल, यानी कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के आगमन के पश्चात वहां पर खड़ीन जैसी जल संरचनाओं का निर्माण होने लगा था। तो इसमें योगदान जो है इस विशेष जाति का देखा जाता है। तो ये सब हमारी हो गई परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक, जो राजस्थान में प्राय आपको देखने को मिलती है। वैसे तो राजस्थान के समस्त क्षेत्रों में आजकल ये तकनीकें नजर आ जाती हैं, परंतु फिर भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर छोटे स्तर पर या स्थानीय रूप में इनका निर्माण देखा गया है। गांव के अंतर्गत सामुदायिक रूप से या सरकार की मदद से इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया गया है। आगे हम बात करेंगे अब जल संरक्षण एवं जल स्वावलंबन तकनीकों की। जल संरक्षण की क्रिया की संरचनाएं तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण है क्या? देखो, जल संरक्षण को एक बार और हम क्लियर कर लें कि जल संरक्षण का तात्पर्य है बहते हुए वर्षा जल को विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण करके रोकने की क्रिया, ताकि जब मानसून चला जाए उसके पश्चात हमारे पास पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति हो सके, किसी प्रकार का जल संकट हमें न देखना पड़े, उसके लिए जल संरक्षण की तकनीक अपनाई जाती है। और इस तकनीक को जिस बेहतर ढंग से किया जा सकता है उसे हम जो है जल प्रबंधन की क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वह है स्वावलंबन, जल स्वावलंबन। देखिए, जल स्वावलंबन से आशय यहाँ पर होता है कि जल के प्रति आत्मनिर्भरता। कहीं ना कहीं ये सभी शब्द जो जल से जुड़े हुए हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि जल संरक्षण होगा तभी जल स्वावलंबन होगा, यानी जल के प्रति आत्मनिर्भरता। हमें किसी प्रकार से किसी अन्य क्षेत्र या राज्य पर निर्भर न रहना पड़े, हम अपने जल को एकत्र करने या अपने जल को संरक्षित करने की तकनीक स्वयं करें या अपनाएं, यह जल स्वावलंबन कहलाता है। और इसके लिए सरकारी स्तर पर केंद्र व राज्य सरकारें जो है अपना अपना कार्य कर रही हैं, जिसमें हम कई बार सुन चुके हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में काफी जिक्र होता रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जल स्वावलंबन जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसको थोड़ा वर्णन के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।